हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो, हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। स्टूडेंट्स, इन दिनों हम लोग छंद के बारे में जान रहे थे, पढ़ रहे थे उसके बारे में। 3 वीडियो बन चुका, अपलोड हो चुका है। आज ये चौथा भाग इसका बन रहा है। भाग 3 तक हम लोग छंद के भाग 3 में हम लोग छंद के प्रकार पढ़ रहे थे कि कितने प्रकार के होते हैं छंद। तो छंद 4 प्रकार के होते हैं: वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद, और लिख ही देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन इसका कर देते हैं। वर्णिक छंद, दूसरा वर्णिक वृत्त छंद, तीसरा मात्रिक छंद, और चौथा मुक्त छंद बोले, या फिर इसको मुक्तक छंद भी बोला जाता है। मुक्तक छंद या फिर इसको स्वच्छंद छंद भी कहते हैं। स्वच्छंद मतलब भी वही मुक्त, आजाद। तो ये तीनों नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें कि हम लोग वर्णिक छंद और वर्णिक वृत्त छंद पढ़ चुके थे। लेकिन थोड़ा सा फिर रिवाइज कर देते हैं। वर्णिक छंद क्या है? वर्णों के आधार पर रचित छंद को वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक वृत्त छंद है कि वर्णिक छंद का ही एक क्रमबद्ध, नियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप को ही वर्णिक वृत्त छंद कहते हैं। वर्णिक वृत्त छंद में 4 चरण होना अनिवार्य है, जबकि वर्णिक छंद में 4 चरण का होना जरूरी नहीं है। वर्णिक छंद में इसमें 4 चरण का होना अनिवार्य है। इसमें 4 चरण अनिवार्य है, जबकि वर्णिक छंद में 4 चरण का होना अनिवार्य नहीं है। तीसरा हो गया कि वर्णिक छंद में लघु गुरु का जो क्रम है वो निश्चित नहीं है। लघु क्रम का लघु और गुरु का क्रम जो है वो क्या है? निश्चित नहीं है। सुनिश्चित कर दें, सुनिश्चित नहीं है। वर्णिक छंद में लघु गुरु का जो क्रम होता है वो है सुनिश्चित नहीं होता है, जबकि वर्णिक वृत्त छंद में लघु गुरु का क्रम जो है वो सुनिश्चित होता है। इसमें सुनिश्चित हो जाएगा, कैसे लिख दे? इसमें नहीं है और इसमें होगा, सुनिश्चित होगा। पहला क्या बताए? वर्णिक छंद में वर्णों के आधार पर रचित छंद वर्णिक छंद कहलाता है, जबकि वर्णिक वृत्त छंद जो है वो वर्णिक छंद का ही एक क्रमबद्ध, नियोजित एवं व्यवस्थित रूप को ही वर्णिक वृत्त छंद कहते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया कि इसमें 4 चरण अनिवार्य है। इसमें 4 चरण होना अनिवार्य है, जबकि वर्णिक छंद में 4 चरण का होना अनिवार्य नहीं है। तीसरा हो गया लघु गुरु का क्रम। लघु गुरु का जो क्रम होता है, कहते हैं ना, लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु है, इस तरह से जो करते हैं, वो जो लघु गुरु का जो क्रम है वो सुनिश्चित नहीं है इसमें, जबकि वर्णिक वृत्त छंद में सुनिश्चित होगा। लघु और गुरु का जो क्रम है वो सुनिश्चित होगा। 3 हो गया। चौथा है कि
हाँ, गणों के आधार पे, गणों के विधान से जो नियोजित व्यवस्थित ढंग है, उसके कारण इसे गणबद्ध या गणात्मक भी कहते हैं। इसका हो जाएगा वर्णिक छंद के दो भेद हैं, पहला साधारण और दूसरा दंडक। जब एक छंद में 1 से 26 तक का अगर उसमें वर्ण हो तो वो साधारण कहलाएगा, और 26 से अधिक हो गया, मोर देन 26, तब वो दंडक छंद कहलाएगा, दंडक वर्णिक छंद कहलाएगा। 1 से 26 तक में, 1 से 26 तक में साधारण कहलाएगा, साधारण वर्णिक छंद, और मोर देन 60, 26 से अधिक, 26 से अधिक अगर वर्ण हो गया तब वो कहलाएगा दंडक वर्णिक छंद। ये हो गया हमारा वर्णिक छंद। ये जो है एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमारे सिलेबस में है तो इसकी जानकारी हमको रखना है। मान लो कभी ये पूछ दिया वर्णिक छंद के बारे में, तो क्या कहेंगे कि हम नहीं पढ़े थे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ऐसा तो हम लोग कह नहीं सकते हैं। इसलिए हमको इसकी जानकारी भी रखनी होगी। मात्रिक छंद जो है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सवाल अधिकतर इसी से आता है और अधिक आता है, इसलिए हम इसमें ज्यादा समय तुम लोग को दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ जाओ, और जितने मार्क्स इसमें से पूछा जाए, जितने का मार्क्स रहेगा वो फुल मार्क्स ले आओ। मात्रिक छंद इससे ही मालूम हो रहा है कि मात्रा के आधार पे, मात्रा जो है बता चुके हैं, मूल रूप में हो या फिर उसका छोटा रूप जो गद्य में कहा गया है उसमें हो, या फिर कहता है कि जो कहाँ पे लगा, यहाँ भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, कि व्यंजन के साथ जो मात्रा लगा होता है उसकी गिनती करते हैं। कहने का अर्थ वही हुआ कि हमको या तो इसका कहीं पे लिखा हुआ है इसमें, चाहे वो मूल रूप में हो या फिर व्यंजन के साथ लगाओ, हम इन्हीं दोनों को देखकर मात्रा की गिनती करेंगे। मात्रा की गिनती के समय सिर्फ हम इन्हीं दोनों चीजों पे ध्यान देंगे और देखेंगे वो गुरु है या लघु है। लेकिन वर्णिक छंद में मात्रा पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ वर्णों की गिनती करना है, और वैसी वर्णों की गिनती करना है जो पूर्ण वर्ण हो, यानी क में जब अ स्वर लग जाता है और तब जो ये क बना, ये पूर्ण वर्ण कहलाया पद में। गद्य में तो इसको व्यंजन कहते हैं, लेकिन यहाँ गद्य में इसको क्या कहते हैं, वर्ण। तो ऐसे ही वर्णों की गिनती करते, इस वर्ण की गिनती नहीं होगी जो आधा है, लेकिन मात्रा में लघु और गुरु देखकर हमको काउंट करना होगा। तो मात्रिक छंद उसे कहते हैं जो मात्रा के आधार पे, इसका जो नियम है उसके आधार पे जो छंद तैयार होगा उसको कहेंगे हम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। पहला हो गया सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। दूसरा हो गया अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद के भेद लिख ही देते हैं। तीन प्रकार के हो गए, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक, सम यानी बराबर, और मात्रिक यानी मात्रा के गणना के आधार पे। तो सममात्रिक यानी जितना एक छंद में 4 चरण होते हैं, यानी कि वो चारों चरण में जब समान मात्रा होगा तब वो सममात्रिक छंद कहलाएगा। एक छंद में 4 चरण होते हैं, 1 2
3 और 4, ठीक है। 1 2 3 और 4 चरण होते हैं। तो चारों चरण में जब समान मात्रा हो जाएगा तो उसको कहते हैं सममात्रिक छंद। जैसे कि चौपाई में 16 मात्रा होता है, 16 16 16 16। रूपमाला में कितना होता है? 24 24 24 24 होगा रूपमाला में। गीतिका में 26 26 26 26। हरि गीतिका में 28 28 28 और 28। रोला में फिर 24 होगा, ऊपर लिख देते हैं। रोला में 24 होता है, 24 24 24। उसी तरह से वीर यानी आल्हा जो होता है उसमें 31 होता है, 31 31 31 31। इसी प्रकार से यानी हर चरण में एक छंद में 4 चरण होते हैं और हर चरण में समान मात्रा होता है, इसलिए इसका नाम सममात्रिक छंद रखा गया है। पहले समझ लो, हम सारा लिख करके दे देंगे, नोट्स तैयार हो जाएगा। सारा लिख करके फिर हम इसका वीडियो बना देंगे। पहले अभी अच्छी तरह से समझ लो। तो इन चारों चरण में जब समान मात्रा में रहेगा तो इसको सममात्रिक छंद कहेंगे। अब यहाँ है अर्ध सममात्रिक। अर्ध यानी आधा और सम यानी बराबर, यानी आधा बराबर होगा, आधा आधा। यानी पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि इस 4 चरण को सम चरण और विषम चरण पे बांट दिया है। विषम चरण में कौन कौन आएगा? प्रथम और तृतीय। और सम चरण में द्वितीय और चतुर्थ। ये 4 चरण हो गए। तो अर्ध सममात्रि में कहता है कि आधा बराबर होगा, आधा आधा, यानी कि प्रथम और तृतीय 1 2 3 4 ये 4 छंद हो गया। तो इसको आधा आधा बांट दिया, पहला और तीसरा में एक समान और दूसरा और चौथा में एक समान होगा, इसलिए ये अर्ध सममात्रिक हो गया, आधा आधा बराबर होगा। जैसे कि दोहा में क्या होता है? यहाँ 13 11 13 11। सोरठा में हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ होगा 11 और यहाँ होगा 13। ठीक दोहा का उल्टा है सोरठा। इसी तरह से और भी है, सबका अपना अलग है। अर्ध सममात्रिक में, विषम सममात्रिक में, विषम यानी जो ना समान है ना अर्ध है, ना आधा बराबर है और ना पूरा बराबर है, माने विषम माने असमान, जिसमें समानता ही नहीं है, किसी में कुछ किसी में कुछ, इस तरह से रहेगा। कभी मान लो कि 13 11 का चल रहा है, फिर 11 13 का आ जाएगा, असमान होने से उसको कहेंगे विषम मात्रिक छंद। इसमें कौन सा आता है? चौपाई है तुम्हारा। चौपाई किसके किसके से बनता है? चौपाई में होता है रोला, जो कि पहले बताए थे। रोला में कितना होता है? 11 और 24 है ना, तो 11 और 13 का मात्रा चलता है। तो पहले ये चलेगा 11 13 का, और उसके बाद आ जाता है रोला के बाद इसमें हो जाता है छपैया में आ जाता है रोला और उल्लाला, और इसमें दोहा रोला हो जाता है, रोला और दोहा। दोहा में 13 और 11 का चलेगा,
और उसके बाद आ जाएगा रोला में 11 और 13 का, तो असमान हो गया। इस प्रकार से चौपाई बनता है। रोला में चलेगा 11 और 13 का चलेगा अर्ध सममात्रा, फिर इसमें चल जाएगा 15 है शायद, 13 और 15 कुछ समथिंग इसी तरह से आगे बता देंगे उस तरह से। इसलिए इसको विषम मात्रिक छंद में रखा गया है, क्योंकि ये विषम है, न समान है न ये अर्ध समान है। ये हो गया हमारा मात्रिक छंद के भेद, जिसमें एक एक कर अब हम बताएंगे। जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं दोहा में, सोरठा में और रोला में। इन तीनों में कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों? दोहा में चलता है 13 और 11 पे यति चलता है, सोरठा में 11 और 13 पे यति लगेगा, रोला में भी 11 और 13 पे यति लगेगा। सोरठा, ये दोहा और सोरठा को सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक, सॉरी अर्ध सम, ये जो है दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक है और रोला जो है सममात्रिक है। तो इन्हीं से ऐसा ही तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्विस्ट जिसमें रहता है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है नहीं कि किसमें क्या होगा। अब देख रहे हैं कि 11-13 यहाँ भी है, 11-13 मात्रा इसमें भी लग रहा है, यहाँ भी 11 के बाद लगेगा भी कॉमा, यहाँ भी 11 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 13 आ जाएगा, 13 मात्रा, तब फिर पूर्ण विराम लगेगा इसमें इसके बाद। तो दोनों सेम है, लेकिन इसको सोरठा को अर्ध सममात्रिक और इसको सममात्रिक में क्यों रखा गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों में, इसी में कंफ्यूज हो जाते। अब इसमें 13-11, 11-13, अब याद ही नहीं आएगा उस समय कि वो दोहा में क्या था, पहले 11 था 13 था या फिर 13-11। इसलिए ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों को हम विस्तार से अच्छे से समझा देंगे। तो पहले सममात्रिक में बताते हैं चौपाई का और इसका, और क्या क्या किसमें इंपॉर्टेंट है वो भी बताते चलेंगे। पहला है सममात्रिक, सममात्रिक छंद। इतना तो हम समझ गए सममात्रिक छंद में क्या होगा, इतना मालूम है कि एक छंद में 4 चरण होंगे। अब देखो यहाँ क्या थोड़ा विस्तार में होने के कारण जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा विस्तार में जानना होता है, कुछ उसमें चेंजेस आ जाता है। जैसे कि मान लो क्लास 1 में संज्ञा कितना पढ़ाया जाता है, संज्ञा का एक डेफिनेशन और बहुत तो भेद, 3 भेद बताए जाते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि हाँ इसके 5 भेद हैं, किन किन शब्दों से संज्ञा बनता है। फिर धीरे धीरे चैप्टर भी बढ़ता है उनका, शुरू में होता है संज्ञा, जैसे जैसे मतलब क्लास ऊपर जाते जाइए वैसे वैसे विस्तार में पूरी जानकारी होती है। तो अभी तक हम लोग छंद में भी यही जान रहे थे कि एक छंद में 4 चरण होते हैं। ये तो निश्चित है कि एक छंद में 4 ही चरण होंगे, किसी किसी में कहे थे, किसी किसी में 4 से अधिक होते हैं। जैसे विषम में, विषम क्योंकि 2 छंद को मिलाकर बनाया गया है इसलिए उसमें 4 चरण से अधिक चरण होंगे। एक बात। दूसरी बात, पंक्ति जो बताया गया था, जैसे मान लो बताया कि पंक्ति की प्रथम चरण, प्रथम लिखे या पहला, प्रथम ही लिख देते हैं। प्रथम चरण प्लस द्वितीय चरण, ये मिला के बनता है एक पंक्ति। फिर द्वितीय चरण, तृतीय चरण प्लस चतुर्थ चरण इक्वल टू दूसरा पंक्ति आ जाता है, 2 पंक्ति। 2 पंक्ति मिलकर एक दोहा बन गया, जैसे रहीम के दोहे हैं। तो शुरू में पंक्ति इसलिए बताया गया, पंक्ति भी जानकारी इसलिए दी गई क्योंकि शुरू के क्लास में 8 क्लास तक तो छंद पढ़ना नहीं है। 9th 10th में किसी किसी में होता है, 10th में जाकर छंद आता है, नहीं तो उससे अपर क्लास में जाइए तब
वहाँ कहा जाता है पंक्ति कि आप अपने स्मरण शक्ति के आधार पे किसी भी कविता या काव्य का 4 पंक्ति सुनाइए, 6 पंक्ति सुनाइए, या रिटेन में आ जाता है 4 पंक्तियाँ लिखिए, 6 पंक्तियाँ लिखिए। तो वहाँ बच्चे तो छंद जानते नहीं है, इसलिए उनको पंक्ति बोला जाता है। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 6 पंक्तियाँ लिखिए, 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो वहाँ क्या हो गया, प्रथम ये नहीं बता करके सीधे ये पंक्ति कहा जाता है। बाद में जैसे आगे बढ़ते तब जानते हैं कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण की एक छंद में 4 चरण होते, तब वहाँ पंक्ति की बात नहीं होती है छंद में। लेकिन पंक्ति की भी हमको जानकारी रखना। जैसे कभी जो है स्टेज पर जाकर क्या करते हैं कि मैं आपको 4 चरण सुनाता हूँ, क्योंकि चरण जो टेक्निकल है ये सभी को नहीं जानते हैं। अब वहाँ बैठे बैठे कि चरण क्या ये सुना रहे हैं, वहाँ कहते हैं मैं आपको 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। तो इसलिए पंक्ति होता जरूर है, लेकिन छंद जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ पंक्ति कहीं नहीं आता, हमेशा चरण ही आएगा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। ये नहीं कहेगा प्रथम चरण और द्वितीय चरण। अगर मान लिया बाय द वे कभी पंक्ति पूछा गया कि इस एक पंक्ति में कितनी मात्रा है या कितने वर्ण हैं, तब तो बता ही दोगे, नहीं तो वैसे चरण ही पूछा जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि अब हम जब भी बोलेंगे कहेंगे तो चरण की ही बात होगी कि एक छंद में 4 चरण होते हैं। अब जैसे चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों चरण समान होते हैं। चौपाई में बताए थे, एक उदाहरण जो दिए थे, चौपाई में चारों चरण समान होते हैं। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस आगे बढ़ने पर क्या होता है। अब जब हम आगे बढ़ गए हैं, अब मात्रा का प्रकार पढ़ रहे हैं, तो अब मात्रा के प्रकार में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। चौपाई में 4 चरण होगा, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो अब तक हम लोग क्या जान रहे थे कि चरण का विभाजन कहाँ से कैसे समझेंगे, कौन सा चरण कहाँ है। तो यहाँ बीच में थोड़ा सा कॉमा लगा रहेगा, तो ये हो गया प्रथम चरण। फिर उसके बाद से लेके दूसरा जो विराम यति आएगा वो हो गया द्वितीय चरण। फिर तीसरा यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ आ जाएगा थोड़ा सा विराम, वो हो जाएगा तृतीय, और ये हो जाएगा चतुर्थ विराम। यहाँ पे डबल विराम लगा रहेगा, यानी यहाँ से अब ज्यादा ठहरना है उनको। ठीक है, अब तक हम लोग यही जान रहे थे, लेकिन जब हम इसके प्रकार जानने लगे, हम थोड़ा और आगे बढ़े, तो अब इसमें थोड़ा प्रकार में डिफरेंस आ गया, सममात्रिक में और अर्ध सममात्रिक में। सममात्रिक में कहता है कि ये जो है ये नहीं आएगा, ठीक है। इसकी जगह में प्रथम जो चरण है उसके बाद एक विराम अति, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। ये नहीं कि पहले के लोग एक चरण के बाद ये लगाते थे, फिर 2, फिर 1 पूर्ण विराम दिए, फिर 2 पूर्ण विराम दे दिए। पहले के लोग ऐसा करते थे, अब ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये लगा दिया जाता है, ये, और यहाँ एक विराम रहेगा, यहाँ तो नहीं। वो लगाते थे तो उसके पीछे कोई रीजन था, कोई तर्क था। ऐसे नहीं लगाते थे अपने मन से, क्योंकि यहाँ जो छंद हम लिख रहे हैं वो नियम के आधार पे लिख रहे हैं, तो जरूर कुछ नियम होगा जब वहां पे ये लगता था। तो जब हम सममात्रिक छंद पढ़ते हैं तब उसमें क्या होता है, प्रथम चरण के बाद 1 पूर्ण विराम, द्वितीय चरण के बाद 2 पूर्ण विराम, तृतीय चरण के बाद 1 पूर्ण विराम और चतुर्थ चरण के बाद 2 पूर्ण विराम होगा। इसको अब याद रखिएगा। सममात्रिक में अब ये चरण हो गया, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। दोहा में जब अर्ध सममात्रिक पढ़ते हैं हम लोग, अर्ध सममात्रिक जब पढ़ेंगे
तब उसमें देखेंगे प्रथम चरण के बाद, द्वितीय चरण के बाद, तृतीय चरण के बाद और चतुर्थ चरण के बाद। ये हो गया डिफरेंस सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक में कैसे चरण का बंटवारा होता है। जहां देखोगे कि 1 2 लगा हुआ है इस तरह से और मात्रा समान है, तब ये सममात्रिक हो गया। अगर मान लो 2 दोहा के बाद लगातार ही 1 2 करके लिख दिया दोहा को, जैसे कि हनुमान चालीसा में श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वाला जो दोहा है, वो 2 दोहा को एक साथ लिख दिया तो क्या होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ 1 2 आ जाएगा, 2 दोहा एक साथ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सममात्रिक हो जाएगा। तब हम वहाँ मात्रा काउंट कर देखेंगे कि अगर एक चरण में मात्रा समान है सब में, अगर इसमें 26 है, 26 26 26, तो ये सममात्रिक हो जाएगा। और अगर नहीं है सममात्रिक, 2 में आधा आधा बटा है, देख रहे हैं 13 ही 11 13 ही 11 है, या फिर 11 13 ही 11 13 है, तो ये अर्ध सममात्रिक होगा क्योंकि आधा आधा बट गया है। चौपाई को चाहे इस तरह से हम लिखे 1 2 1 2 करके, या फिर 1 2 दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ऐसे भी लिख सकते हैं। चौपाई में किसी में देखोगे लक्ष्मी चालीसा में या हनुमान चालीसा में भी हमको लगता है इसी तरह लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहेगा। चौपाई जो है, हाँ चौपाई जो है ना, वो हनुमान चालीसा में इसी तरह से रहेगा। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, चारों में देखोगे कि समान रहेगा। फिर जो दूसरा छंद शुरू होगा, फिर यहाँ 1 फिर 2, इस तरह से। तो कहने का मेरा मतलब है कि चाहे तो इस तरह से लिखा रहेगा या फिर ऐसे लिखा रहेगा, किसी भी तरह से। लेकिन ध्यान देना है कि जब ये एक चरण समाप्त होगा तो एक पूर्ण विराम, दूसरा होगा तो दूसरा, तीसरा के बाद फिर एक, चौथा के बाद फिर एक। ये सिर्फ चौपाई में। चौपाई के बाद अगर हम रूपमाला में चले जाए, गीतिका में चले जाए, या गीतिका में चले जाए, हरि गीतिका में चले जाए, या रोला में चले जाए, या वीर रस में चले जाए, आला में, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर बीच में ठहराव देता है। चौपाई में कहता है कि बीच में कहीं नहीं रुकना है, पूरा एक चरण पढ़ लीजिए, फिर रुकिए थोड़ा, फिर दूसरा चरण शुरू कीजिए, रुकिए वहां, बीच में कहीं रुकने के लिए नहीं कहता है, सिर्फ चौपाई में। लेकिन उसके बाद जो रूपमाला है जिसमें कि 24 मात्रा होगा, रूपमाला में कितना मात्रा होगा, 24 मात्रा। और 24 मात्रा को फिर वो कहता है कि 14 और 10 इतना पे यति लगा दीजिए। यानी कि अगर चौपाई के बाद जब हम यहाँ रूपमाला लिखेंगे, जब हम रूपमाला लिखेंगे तो उसमें हमको कितना मात्रा लिखना है, 24 मात्रा होना चाहिए। और यति कहाँ कहाँ पे होगा, 14 और 10 पे। यानी एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, और पहले चरण के बीच में 14 और 10 पे होगा। यानी 14 के बाद कॉमा लगा देंगे और 10 के बाद पहला पूर्ण विराम। सममात्रिक है इसलिए इसमें भी 14 पे कॉमा और 10 पे पूर्ण विराम देते हैं। फिर इसमें भी 14 10 14 और 10 मात्रा रहेगा। यानी कि 14 के बाद हमको थोड़ा सा रुकना है, फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा उससे ज्यादा रुकना है, फिर 14 मात्रा के बाद थोड़ा सा रुकना है, कॉमा लगा हुआ है, फिर उसके बाद हमको थोड़ा ज्यादा रुकना है, फिर उसके बाद 14 के बाद थोड़ा सा रुकना है, फिर 10 मात्रा लगेगा, उसके बाद वहां पे हमको थोड़ा रुकना है, 14 के बाद थोड़ा रुकना है, फिर 10 के बाद उससे ज्यादा रुकना है। ये है हमारा रूपमाला का 14 10 14 10।
मात्रा हमारा सब में 24-24 हो गया, समान मात्रा है। लेकिन फिर बीच चौपाई में सीधे यहाँ से लेके चरण के अंत में ही हमको रुकना है। लेकिन चौपाई को छोड़ के और जितने भी सममात्रिक हैं छंद, उन सब में बीच में भी कहता है थोड़ा सा रुकने के लिए, थोड़ा सा सांस ले लीजिए आप। जैसे कि रूपमाला में 14 मात्रा के बाद आएगा, थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा सांस ले लीजिए, फिर आगे बढ़िए। उसी तरह से रूपमाला के बाद गीतिका में, गीतिका जो है ये भी सममात्रिक है। इसमें कितना मात्रा होता है? गीतिका में 26 मात्रा होना है। 26 मात्रा में क्या करना है? 14 और 12 का रहेगा, यानी 14 के बाद थोड़ा सा ठहरना है, फिर 12, फिर यहाँ 14, 12, यहाँ भी 14, 12, 14 और 12, इस तरह से। चौपाई में कहीं बीच में नहीं रुकना है, चरण के अंत में रुकना है, लेकिन इन सब में बीच, एक चरण के बीच में भी थोड़ा सा रुक जाना है। एक अंतर इसको याद रखोगे, चौपाई में और बाकी सब में। अब हरि गीतिका, हरि गीतिका में 26 नहीं 28 मात्रा होता है, और यहाँ 14 नहीं होकर 16 हो जाएगा, 16 और 12 चलेगा, 16 और 12 का मात्रा चलेगा। और वैसे ही फिर विराम लगेगा, 16 के बाद कॉमा, फिर उसके बाद कॉमा, थोड़ा सा रुकना है, फिर उससे ज्यादा यहाँ रुकना है, फिर थोड़ा सा रुकना है, फिर उससे ज्यादा वहां रुकना है। हरि गीतिका हो गया। अब है इसके बाद रोला। हाँ, रोला ये तो रूपमाला बता ही दिए। रोला में भी वही 4 चरण होगा, चारों चरण में मात्रा समान होगा। प्रथम चरण के बाद एक पूर्ण विराम, फिर 2, फिर 1, फिर 1, सेम थिंग है। लेकिन रोला में कितना मात्रा होगा? 24। रोला में 24 मात्रा होगा। प्रथम चरण में 24 मात्रा होगा, लेकिन 11 पे कॉमा लगेगा, फिर कितना हो जाएगा? 24 है ना, 13। 11 मात्रा के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद 13 मात्रा लगाना है। उसी तरह से इस दूसरे चरण में भी 11 मात्रा के बाद कॉमा लगाना है, फिर 13 मात्रा आएगा, फिर 11। जब भी कोई भी कवि अगर रोला लिखते हैं तो उनको 11 मात्रा के बाद कॉमा देके 13 मात्रा लगाना है। इसमें भी 11, 13, 11 और 13 रोला हो गया। उसी तरह से अब वीर रस ले लो। वीर को आल्हा भी कहते हैं। इसमें 31 मात्रा होता है। अगर कोई कवि वीर छंद लिख रहे हैं तो उनको 31 मात्रा का ध्यान रखना होगा। और वो 31 मात्रा कैसे लिखाएगा? 2 तरह से लिखाएगा। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे मात्रा का डिवीजन करते हैं। या तो 8, 8 और 15, यानी 8 मात्रा के बाद लगाएंगे कॉमा, फिर 8 मात्रा के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 15 मात्रा, उसके बाद पूर्ण विराम पड़ेगा। उसी तरह से सब में 8, 8, 15, 8, 8, 15, 8, 8, 15, चाहे तो इस तरह से लगाए या फिर वो 8, 8, 16 को एक साथ कर दे, 16 और 15। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से चलते हैं। अगर 8, 8, 15 पर लेंगे तो चारों चरण में उनको उसी तरह से मात्रा लेकर चलना होगा। अगर 16, 15 लेकर चलते हैं तो 16 और 15, 16 और 15, 16 और 15, इस तरह से। ये हो गया हमारा सममात्रिक छंद। समझ में आ गया होगा? सममात्रिक छंद में चरण के अंत में विराम होगा। चौपाई में कहीं बीच में और ठहराव नहीं है, चौपाई को छोड़कर बीच में ठहराव रहेगा। चारों मात्रा समान होगा। चाहे तो हम इसको इस तरह लिखें चौपाई को,
या फिर इस तरह से लिख दे, 2 ही पंक्ति में, लेकिन 4 ही चरण होगा, 4 चरण, चारों चरण समान होगा। अर्ध सममात्रिक में चाहे तो हम ऐसे लिखें चारों चरण, या फिर उसको भी 2 तरह से इसी तरह लिख सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं, हाँ उसमें इसी तरह से लिखेंगे 2 ही लाइन में। प्रथम चरण के बाद कॉमा लगेगा थोड़ा सा, और द्वितीय चरण के बाद पूर्ण विराम, तृतीय चरण के बाद कॉमा लगेगा, थोड़ा सा रुकना है, चौथे चरण के बाद फिर उससे ज्यादा रुकना है। इसको अगर 4 लाइन में करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इस तरह बन जाएगा। अगर 4 लाइन में ऊपर नीचे करके लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, अगर इस तरह से लिखना है तो यहाँ कॉमा लगेगा, नहीं तो वैसे लिखिए आप। सममात्रिक में इसमें क्या है, आधा आधा बन जाएगा, इसलिए हो गया ये अर्ध सममात्रिक में। अर्ध सममात्रिक में क्या क्या आता है, दोहा है, सोरठा है, हाँ इसमें उल्लाला भी आएगा, हाँ इसी तरह से आएगा। तो अब हम लोग सममात्रिक अच्छी तरह से समझ गए हैं, अब अर्ध सममात्रिक में आते हैं, और स्पेशली फिर हम बताएंगे दोहा, सोरठा और रोला में क्या अंतर है। अभी समझ लो ये जो प्रकार है सममात्रिक का, अर्ध सममात्रिक का और विषम सममात्रिक का, उसके बाद फिर तीनों में जो मेन डिफरेंस है, अधिकतर क्वेश्चन आता है दोहा दे देगा इसी तरह से पंक्ति, चाहे इस तरह से या इस तरह से लिख देगा, और पूछेगा कि ये सममात्रिक है या विषम मात्रिक है। तो कैसे पहचानोगे, बता दिए हैं कि सममात्रिक और विषम मात्रिक का क्या पहचान है। चौपाई का तो एकदम पहचान है कि बीच में कहीं भी ठहराव नहीं है, सिर्फ चरण के अंत में ही है, उसको छोड़कर बाकी सममात्रिक में यानी कि चारों चरण में समान मात्रा होगा, ये हमको गिनती कर लेना है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी बीच में ठहराव दिया है, चौपाई को छोड़ करके इसमें भी ठहराव है और इसमें भी ठहराव है। तो ये जो एक चरण के बाद ठहराव है, इसमें क्या होगा, आधा आधा बराबर होगा, इसमें सब में बराबर बराबर, इसमें आधा आधा बराबर रहेगा, विषम 1 बराबर और सम 1 बराबर होगा, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया अर्ध सममात्रिक यानी आधा आधा। अब हम इसको करके देखते हैं, इसको बता ही दिए, जैसे दोहा में 13 और 11 का चलेगा, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 11। सोरठा में क्या होगा, 11 यहाँ रहेगा, यहाँ 13, यहाँ 11 और यहाँ 13, हो गया उल्टा, 13 11 13 11, इसमें 11 13 11 13। तो ये अर्ध सममात्रिक भी समझ में आ गया, आधा आधा समान होगा, और इसमें प्रथम चरण के बाद कॉमा लगेगा, इसमें प्रथम चरण के बाद पूर्ण विराम रहेगा, और बीच में चौपाई में ठहराव नहीं है, लेकिन बाकी चौपाई को छोड़ के बीच में ठहराव है। इसमें भी ठहराव है, लेकिन ये 13 वर्ण के बाद ठहराव आएगा, उसके हाँ 13 के बाद यहाँ ठहराव आ गया, एक चरण खत्म, फिर यहाँ 11 के बाद पूर्ण विराम, फिर 13 मात्रा के बाद थोड़ा सा ठहराव, फिर 11 मात्रा के बाद पूरा ठहराव होगा। अगर सोरठा होगा तो यहाँ 11 मात्रा के बाद थोड़ा सा ठहराव, फिर 13 मात्रा के बाद पूरा ठहराव, 11 मात्रा के बाद थोड़ा सा ठहराव, और फिर 13 मात्रा के बाद पूरा ठहराव। इस तरह से ये आता है अर्ध सममात्रिक में। ये अंतर है मात्रिक और अर्ध सममात्रिक में। बच्चे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि इसमें भी ठहराव है, इसमें भी कर रहा है। अब रोला को ही ले लो, रोला जैसे है, रोला में भी कहता है 11 के बाद 13 में ठहराव, लेकिन डिफरेंस क्या है, 11 13 एक ही चरण में आएगा, फिर दूसरे चरण में भी 11 और 13 आएगा, और यहाँ दूसरा है।
अर्ध सममात्रिक में 11 के बाद पहला चरण समाप्त, 13 के बाद दूसरा चरण समाप्त, इस तरह से। अब हम विषम मात्रिक बता करके उसके बाद इन तीनों में जो डिफरेंस है वह क्लियर कर देते हैं। तीसरा है विषम मात्रिक छंद, यानी कि वैसा छंद जो ना सम है ना अर्ध सम है, वो आएगा विषम में, न समान से ही है न आधा आधा बराबर ही बटा हुआ है। ऐसा जो छंद होता है वो दो छंद मिलाकर बनता है, जैसे कुंडलिया में या छपया। कुंडलिया में क्या दो इसमें विषम है तो इसमें ना तो सम रहेगा, दोनों सब में समान, चारों चरण में समान होगा, और ना ही अर्ध समान होगा। तो ये कैसे विषम होगा? जैसे इसमें जो है दोहा और रोला, ये दोनों छंद को मिलाकर बनता है कुंडलिया, तब तो ये हो गया विषम। अब दोहा में देखो क्या होगा, 4 चरण में 1 2, 4 चरण हो गया दोहा का। दोहा में क्या होता है 13 11, 13 का मात्रा लगेगा, 11 का मात्रा लगेगा, ये दोहा तैयार हो गया। अब है रोला। रोला में क्या होता है, रोला में होगा 1 चरण 2 चरण 3 चरण और ये 4 चरण, क्योंकि एक छंद में 4 चरण होना जरूरी है। 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण बताए थे कि सममात्रिक में 1 चरण जब कंप्लीट होता है तब पूर्ण विराम आता है, लेकिन अर्ध सममात्रिक में जब आधा आधा बांटेंगे तो प्रथम चरण के बाद कोमा लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव। ये दोनों में डिफरेंस है। और जब दोनों को मिलाकर बनेगा छंद तो क्या हुआ, यहाँ ये दोनों मिलकर हो गया दोहा, ये अर्ध सममात्रिक है 13 11 13 11, और ये क्या है, ये सममात्रिक है रोला। रोला में क्या होता है, इसमें चारों चरण समान होगा, इसमें क्या होगा 11 मात्रा 13 मात्रा 11 मात्रा और 13 मात्रा, ऐसे चलेगा। यानी कि 11 मात्रा जो है, नहीं 11 13, हाँ 11 मात्रा के बाद एक पूर्ण विराम, फिर 13 मात्रा द्वितीय चरण के बाद दूसरा, फिर यहाँ 11 फिर यहाँ 13, इस तरह से चलेगा। सममात्रिक है तो इसमें समान समान चलेगा, लेकिन ये 1 चरण हो गया तो इसमें 24 न करना है। हाँ, तो इसमें 11 और 13, 11 के बाद कॉमा और 13 के बाद पूर्ण विराम, सॉरी इसमें 11 के बाद कॉमा और 13 के बाद पूर्ण विराम, दूसरा चरण। तब ने इसमें प्रथम चरण में 24 मात्रा हो गया, दूसरे चरण में भी 24 मात्रा हो गया, फिर यहाँ 11 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 13 मात्रा 24 मात्रा हो गया, तब ये फिर पूर्ण विराम लगेगा। उसी तरह से 11 के बाद कॉमा फिर 13 के बाद पूर्ण विराम, ये मिला के 24 मात्रा हो गया। ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, और चारों चरण में मात्रा समान है, लेकिन एक चरण में बीच में ठहराव आएगा, 11 के बाद थोड़ा सा ठहराव, 13 के बाद पूर्ण, और तब ये प्रथम चरण हुआ। यहाँ प्रथम चरण यहीं पे था, 13 के बाद ही प्रथम चरण हो गया, यहाँ हो गया द्वितीय चरण। यहाँ प्रथम चरण में ही बीच में रुकाव आ गया, ठहराव, 11 के बाद ठहराव, फिर 13 मात्रा, तब ये कंप्लीट हो रहा है। 24 मात्रा पूरा होने के बाद ये प्रथम चरण हुआ। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि समान नहीं है। यहाँ पे इस तरह से डिवीजन है, यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है, इसलिए इसको विषम मात्रिक छंद में रखा गया है। उसी तरह से छपया, छपया में क्या है,
ये कैसे मिलकर बना है? रोला प्लस उल्लाला। अब देखो ये भी क्या है? सममात्रिक है और ये अर्ध सममात्रिक है, यानी पहले रोला आ जाएगा। तो हम अगर इसको इरेज कर दें, पहले ये रोला आ गया, उसके बाद अर्ध सममात्रिक आएगा रोला, ये उल्लाला का। उल्लाला का कितना है? 15 और 13 है शायद। 15, पहले यहाँ 15 आएगा, फिर 13 द्वितीय चरण हो गया, फिर तृतीय चरण में 15 मात्रा, फिर ये 13 मात्रा। 15 और 13 का ही चलता है इसमें उल्लाला में। तो इस तरह से हो गया ये विषम मात्रिक। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा दोहा, रोला और सोरठा में क्या अंतर है उसको बता देते हैं। रोला जो है ये सममात्रिक है, और इसमें कितना होगा? 11 पे कॉमा, 13 पे पहला चरण समाप्त, फिर 11 के बाद कॉमा, 13 मात्रा, फिर दूसरा चरण समाप्त। इस तरह से ये चलेगा। एक चरण में 24 और 11-13 के बीच में थोड़ा सा ठहराव लाना है। सोरठा क्या है? अर्ध सममात्रिक है। सोरठा और दोहा अर्ध सममात्रिक छंद, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अब देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सोरठा में क्या है? 11 और 13, यानी 11 के बाद थोड़ा सा ठहराव, पहला चरण समाप्त, दूसरा चरण समाप्त, तीसरा चरण समाप्त, चौथा चरण समाप्त। 4 चरण हो गया। दोहा में भी ये भी अर्ध सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है। इसमें भी आधा आधा रहेगा। इसमें क्या है? 13 के बाद पहला चरण, उसके बाद 11 मात्रा के बाद दूसरा चरण, फिर 13 मात्रा के बाद तीसरा चरण, चौथा चरण में फिर 11 मात्रा, ये चौथा चरण हो गया। ये एक चरण समाप्त, ये दूसरा, चौथा चरण समाप्त। ये डिफरेंस है, देख रहे हो? यहाँ एक चरण हो गया, 2 चरण हो गया, तीसरा चरण, चौथा एक लग गया। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, चारों में समान है। सोरठा में भी 11-13 है, 11-13 इसमें भी है, लेकिन ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण हो गया। इसमें जस्ट उल्टा है दोहा और सोरठा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दोहा का उल्टा कौन सा छंद है? तो सोरठा, या सोरठा का वो उल्टा कौन सा छंद है? तो दोहा है, क्योंकि दोनों में एक दूसरा है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और ये चतुर्थ चरण, 4 चरण हो गया। अब इन दोनों में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि दोनों में 11-13 11-13 है। डिफरेंशिएट तो एक तो ये करेंगे, एक चरण के बीच में फिर ठहराव आ रहा है, इसमें एक चरण के बीच में नहीं, 2 चरण के बीच में ये ठहराव है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा कि इसमें जो है पहला चरण का और अति ये मिल रहा है। पहला चरण का तुक दूसरे चरण से, और ये जो अन है तीसरे चरण का तुक चौथे चरण से मिलाया जाएगा। पहले चरण का जो तुक है अति, इसमें हो गया मति, इसमें हो गया भूषण, इसमें हो गया दूषण। इस बात का ख्याल, ये तुक मिलाना है, ऐसे नहीं है, इसमें तुक मिलाना, पहले वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को चौथे से, और इसके अंत में या तो 2 वर्तुल होना चाहिए या फिर 2 लघु होना चाहिए, खड़ी पाई। जैसे देखो इसमें
खड़ी पाई खड़ी पाई खड़ी पाई खड़ी पाई। इसमें भी देखो खड़ी पाई खड़ी पाई खड़ी पाई खड़ी पाई। इसमें ये मिलान करना होगा, या तो दो बड़ी गुरु मात्रा होना चाहिए वर्तुल, या फिर दो छोटी लघु मात्रा होना चाहिए, खड़ी पाई लगा होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है कि या तो दो गुरु मात्रा रहे या फिर दो लघु मात्रा रहे, और दोनों में तुक भी मिलना चाहिए। तुक मिलाते हुए चलना है। जब समान मात्रा होगा तभी तो मिलेगा ना तुक, इसलिए मात्रा को समान रखते हुए तुक मिलाना है। सोरठा में क्या है कि इसमें पहले चरण का, जैसे इसमें आल हो गया, पहले चरण का जो तुक है तीसरे चरण से मिलाया जाएगा। आल, वाचाल, दयाल, पहला और तीसरा में होगा। जस्ट इसका उल्टा ये है, तो इसमें कहा होगा दूसरा आर देखो है, और चौथा में भी आर है। ये तुक मिला जाएगा, दूसरे का चौथे से मिलाया जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। आर हो गया, इसमें भी आर है। सोरठा में पहला और तीसरा विषम चरण में तुक मिलाना है, इसमें सम चरण में तुक मिलाना है। इसका पहले से दूसरा और तीसरे से चौथे चरण में मिलाना है। इसके अंत में या तो दो गुरु मात्रा लगाओ या फिर दो लघु मात्रा। ये डिफरेंशिएट है। इस तरह से हम देखेंगे कि एक चरण में इसमें समान मात्रा होना चाहिए। समान मात्रा यानी एक चरण में यहाँ 24 मात्रा है, एक चरण में 24, दूसरे चरण में 24 24, और इसमें क्या है एक चरण में 13, दो चरण मिला करके इसमें 24 मात्रा हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया मात्रा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा हो गया। अब देखो यहाँ द और र संयुक्त है, बोले थे संयुक्त अगर अक्षर होगा उसके पहले अगर कोई वर्ण आता है तब वो द्विमात्रिक हो जाएगा, यानी गुरु मात्रा हो जाएगा। लेकिन इसके पहले कोई है ही नहीं, तो इसमें आधा द और क्या जुड़ा हुआ है र, और र के साथ क्या है अ की मात्रा है, यानी छोटी मात्रा लगा हुआ है। तो पूरे में कितना हो गया, छोटी ही मात्रा एक मात्रिक हो गया। एक लेंगे, खड़ी पाई रखेंगे एक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 आ गया। तो 11 13 11 13 का आ गया। प्रथम चरण में 11, द्वितीय चरण में 13, तृतीय चरण में 11, चतुर्थ चरण में 13, इस तरह से आ गया। उसी तरह से इसमें भी देख लो, दोहा में इसमें भी क्या है श और र है, और र में अस्वर लगा हुआ है, तो सॉरी बड़ी ई है ना, इसमें बड़ी ई लगा है। अब चूंकि ये संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर जो है इसमें कौन सी मात्रा लगा हुआ है, बड़ी की मात्रा, तो सब पे बड़ी ही हो गया, यानी कि इसमें बड़ी की मात्रा है। बड़ी की मात्रा है तो गुरु हो गया। गुरु का क्या देंगे वर्तुल, और वर्तुल का कितना वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। 2 2 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11 हो गया। 11 हम इसलिए पूरा डिटेल में नहीं बताए, चूंकि फुल डिटेल पूरे विस्तार में हम मात्रा कैसे काउंट होता है बता दिए हैं, इसलिए यहाँ पे हम उतना समय नहीं दिए हैं। तुम लोग भी समझ रहे होंगे कि कैसे इसमें काउंट हुआ है। उसी तरह से रोला में भी है 11, प्रथम चरण में 11 13 24 मात्रा 24 मात्रा 24 मात्रा 24 मात्रा, काउंट कर लोगे सब में 24 मात्रा ही आएगा। तो इस तरह से अब ये नहीं कि रोला में
ये 2 लाइन मिटा दिए, ये 2 लाइन ही रख दिए और बोल दिए कि देखो वहां और इसमें मिला के 24 आता है और इस पंक्ति को भी मिला के 24 आता है, एक पंक्ति 24 एक पंक्ति 24, इसलिए इसको सममात्रिक में रखते हैं। आधा बताकर और फिर इसको सममात्रिक में लिया कि एक पंक्ति में हो गया 24, दूसरे पंक्ति में 24 है, इसलिए ये सममात्रिक हो जाएगा। नहीं, सममात्रिक नहीं होगा। सममात्रिक ये तो आधा नहीं आप बता दिए, ये तो सममात्रिक है। इसमें कहाँ कब आएगा, ये वाला आएगा, यहाँ एक चरण समाप्त हो रहा है, यहाँ दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण आएगा, तब ये चौथा चरण आएगा और तब एक चरण में वो 24 है, वहां से लेकर यहाँ तक में 24 मात्रा है। जैसे देखो काउंट कर बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 मात्रा आ गया। एक चरण में 24 मात्रा है और बीच में थोड़ा ठहराव दिया और 4 चरण होता है। ये नहीं कि 2 चरण नहीं बता दिए कि ये 24 मात्रा है 24 मात्रा है, इसलिए इसको सममात्रिक में लेंगे। एक चरण 2 चरण, पंक्ति होगा ही नहीं, इसमें हमेशा छंद बताया जाएगा, एक छंद 2 छंद, तीसरा छंद चौथा छंद। ठीक है, अब हम आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विषम मात्रिका और हर दोहा सोठा उलाला जितने सारे हैं सबका हम लिख देंगे, किसमें कितना मात्रा, एक चरण में कितना मात्रा होगा, कहाँ पे ठहराव होगा, एक एक एग्जाम्पल भी दे देंगे और डिफरेंस तो बता ही दिए हैं और मुक्तक छंद बता देंगे। मुक्तक छंद में कुछ नहीं है, मुक्त यानी आजाद स्वच्छंद, जिसपे कोई बंधन नहीं है, वैसे छंद को कहते हैं मुक्तक छंद। इसमें कोई बंधन नहीं है, कहीं मात्रा का बंधन नहीं है, कहीं वर्ण का बंधन नहीं है, इन दोनों चीजों से वो मुक्त है, इसलिए उसको मुक्तक छंद कहते हैं। आजकल के कवि जो हैं वो मुक्तक छंद ही ज्यादा पसंद करते हैं लिखना, क्योंकि उसमें कोई बंदिश नहीं है। तो मुक्तक छंद हो ही गया। अब सबको हम सिर्फ लिख कर बता देंगे किसमें कितना मात्रा लगना है, किस छंद के अंत में तुक लगाना है और किस में कौन सा गण वर्जित है यानी मना है। ये भी ध्यान देना कि कौन सा किस छंद में कौन सा गण लगेगा, कौन सा गण वर्जित है, मना है, नहीं लगेगा, उसको हम लिख देंगे, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। जो मेन बात बताना था, समझाना था, तीनों में डिफरेंस बताना था, वो सारा हम बता दिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका छंद भाग 5 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।